हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सर्विस स्टडी। तो बच्चों, आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक लेकर के आया हूँ। क्लास 11th फिजिक्स का टॉपिक है और 12th में भी बहुत जगह पे आपको काम देगा ये, ठीक है। तो भाई यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि यहाँ पे टॉपिक लिख दिया है, मैंने पहले से ही मेंशन करा है कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। अक्सर करके बच्चे क्या होते हैं, इनमें कंफ्यूज्ड होते हैं। स्कूल के भी बच्चे, मतलब स्कूल का जो भी टीचर पढ़ाता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, बट बच्चों का कॉन्सेप्ट जो है इस टॉपिक को लेकर के थोड़ा क्रिस्टल क्लियर नहीं रहता। तो इस वजह से मैं यहाँ पे ये वीडियो कर रहा हूं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है। तो यहां पे हम सिंपली सबसे पहले बात करेंगे कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, और देन हम जाएंगे कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हमारा क्या होता है। जो हमारा वर्क डन होता है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वो क्या होता है आपका पाथ इंडिपेंडेंट, या ये लिख सकते हैं हम कि इंडिपेंडेंट फ्रॉम पाथ होता है। इंडिपेंडेंट फ्रॉम द पाथ, ठीक है। मतलब जो कंजर्वेटिव फोर्स लगा करके आप वर्क डन करोगे, वो आपका पाथ पर डिपेंड नहीं करता, पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। इसको हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे भाई, ठीक है। बस आपको वीडियो स्किप नहीं करनी है, ठीक है। जैसे कि ये एक पॉइंट है हमारे पास P और ये दूसरा पॉइंट है हमारे पास Q, ठीक है। और हम P पॉइंट से Q पॉइंट तक जाने के लिए डिफरेंट पाथ चूज कर रहे हैं, डिफरेंट पाथ। एक बार हमने ये वाला पाथ ले लिया, ऐसा कुछ पाथ लिया, दूसरी बार हमने ये वाला पाथ लिया, ठीक है, और एक पाथ मैंने ये चूज कर लिया, ठीक है। तो तीन पाथ हम यहां पर लेके जा रहे हैं। पहला ये पाथ है, ये दूसरा पाथ है, और ये तीसरा पाथ है, ठीक है। हम ऐसा मान रहे हैं कि पहले पाथ के थ्रू जो वर्क डन आ रहा है उसको W1 बोल दिया, इसको हमने W2 बोल दिया, और इसको हमने W3 बोल दिया। तो तीनों ही केसेस में अगर हम ये वर्क डन कराने के लिए कंजर्वेटिव फोर्स का यूज कर रहे हैं बेटा, तो यहां पर जो वर्क डन आएगा तीनों ही केसेस में डिफरेंट डिफरेंट पाथ लेने पर, वो हमारा क्या आएगा, इक्वल आएगा। यही कह रहा है ये स्टेटमेंट कि W1 जो होगा दैट इज इक्वल टू W2 और ये इक्वल होगा W3 के, ठीक है। अब सर ये कैसे पॉसिबल है, बहुत अच्छे से समझाएंगे भाई, बस यहां पे आप फोकस करो। कैसे W1 W2 W3 सर सेम आ रहा है, कैसे हम कह सकते हैं कि जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है वो हमारा पाथ से इंडिपेंडेंट होगा। देखो, इतना तो कंफर्म है कि तीनों ही केसेस में हम एक फोर्स यूज कर रहे हैं, दैट इज कंजर्वेटिव, ठीक है। तो जो वर्क डन होता है बेटा आपका, वो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अगर हम जनरली बात करें आपकी, ठीक है। तो अभी थीटा उटा की बात छोड़ दो भाई। तो यहां पर फोर्स हमने हर एक केस में क्या यूज करा है, कंजर्वेटिव, तो FC लिख दिया हमने। बेटा एक चीज ये बताओ कि तीनों ही केसेस में जब हमने W1 करा, जब हमने W2 करा और जब हमने W3 करा, तीनों ही केसेस में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम है कि नहीं, ये बताओ आप हमको, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं भाई, इनिशियल और फाइनल पॉइंट आपका सेम है तो डिस्प्लेसमेंट भी तो सेम होगा भाई। हर बार आपका डिस्प्लेसमेंट यही वाला होगा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट यहां भी सेम है, यहां भी सेम है, यहां भी सेम है, और फोर्स भाई हर बार सेम यूज कर रहे हो, कंजर्वेटिव फोर्स, तो वर्क डन अलग कहां से आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हम फोर्स तो सेम ले ही रहे हैं और तीनों ही केस में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी सेम है। इसकी वजह से हम ऐसा बोल रहे हैं कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स दैट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम पाथ। भाई कोई भी रास्ता ले लो, तुम ऐसे ऐसे घूम करके यहां से आओ, ठीक है, बट तुम्हारा इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर सेम है और तुम कंजर्वेटिव फोर्स लगा करके वर्क डन कर रहे हो, तो हर एक केस में जो वर्क डन की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इक्वल आएगी,
ठीक है, बस इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम रहना चाहिए। इसी वजह से बोलते हैं कि जो कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू वर्कडन होता है वो पाथ से इंडिपेंडेंट होता है, बट केवल डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे। ठीक है, पहली बात क्लियर हुई? क्लियर हुई तो थम्स अप करना, ठीक है, यहां पे लाइक करना। दूसरी बात कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में यह है कि किसी भी क्लोज्ड पाथ के लिए, किसी भी क्लोज्ड पाथ के लिए, जैसे एक ये पॉइंट हो गया और दूसरा ये पॉइंट है, किसी भी क्लोज्ड पाथ के लिए जो वर्कडन आता है, नेट वर्कडन, उसकी वैल्यू क्या होती है? 0 होगी। ये ए हो गया और ये बी हो गया। यहां पे हम लिख रहे हैं कि वर्कडन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन अ क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, अब ये कैसे सर ये कैसे आप बोल सकते हो कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स एक क्लोज्ड पाथ की अगर हम बात करेंगे तो हमेशा 0 होगा? बेटा देखो, बहुत ही सिंपल है। क्लोज्ड पाथ का मतलब क्या है कि हम ए से अपना जर्नी स्टार्ट किए थे और बी पर गए और देन हम बी से ए पर आ गए। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो रही है कि पाथ तो हमारा क्लोज है, जहां से हम चले थे वहीं पे वापस आ गए। बेटा तुम एक बात बता दो कि ए से बी और बी से ए जाने में अगर हम क्लोज्ड पाथ इसको बोल रहे हैं तो इनिशियल फाइनल पॉइंट क्या है? यहां पर सेम है, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट आर सेम है। और बेटा जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होता है, मतलब जहां से अपनी जर्नी हमने स्टार्ट करा था, फाइनली हम आकर के वहीं पर पहुंच जा रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब क्या है कि यहां पर क्लोज्ड पाथ में जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आएगी दैट इज क्या बेटा? वो 0 आएगी। और जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो यहां उठा के रख लो बेटा, तुम डिस्प्लेसमेंट 0 करोगे, फोर्स तुम कितने करोड़ न्यूटन का ही लगा लो, 10 लाख न्यूटन का लगा लो, बट तुम्हारा जो वर्कडन आएगा वो क्या हो जाएगा? 0। तो यहां से ये भी आपको क्लियर हो रहा होगा। क्लियर है कि नहीं ये चीज? ठीक है, तो भाई ये दो चीजें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कंजर्वेटिव फोर्स को लेकर के, इसको आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। ठीक, इसके बाद बेटा हम बात कर लेते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की अगर बात करेंगे तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के केस में क्या होता है? अगर ये इनिशियल पॉइंट है P और ये फाइनल पॉइंट है Q, तो अगर हम डिफरेंट पाथ लेंगे बेटा, ठीक है, अगर हम डिफरेंट पाथ ले रहे हैं तो जो वर्कडन है आपका, जो वर्कडन है, यहां बोल दिया W1, यहां बोल दिया W2, यहां बोल दिया W3, ये हमारा सेम नहीं आएगा। W1 डज नॉट इक्वल टू W2 डज नॉट इक्वल टू W3। ठीक है, कैसे सर डिस्प्लेसमेंट तो अभी भी सेम है। बेटा डिस्प्लेसमेंट सेम है, ये क्या होता है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्कडन होता है, वर्कडन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वो क्या होता है? पाथ डिपेंडेंट होता है, पाथ डिपेंडेंट होता है। कैसे सर? बेटा ये बताओ, डिस्प्लेसमेंट तो तीनों ही केसेस में सेम है, बट आप अगर हम फॉर एग्जांपल बोल रहे हैं कि हम फ्रिक्शन फोर्स ले रहे हैं नॉन कंजर्वेटिव में, देखो कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल अगर आप देखोगे तो आपका हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिज्म जो है, मैग्नेटिक फोर्स आपका। ठीक है, तो ये सारे फोर्सेस जो हैं आपके, ये सारे के सारे फोर्सेस क्या हैं? कंजर्वेटिव हैं। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की अगर बात करोगे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में आपका आ जाएगा फ्रिक्शन, एयर ड्रैग या एयर रेजिस्टेंस, और आपका विस्कस फोर्स,
विस्कस फोर्स, ठीक है, ये सारे नॉन कंजर्वेटिव है। तो अगर फॉर एग्जांपल हम फ्रिक्शन लेकर के यहां पर चले, तो भाई अगर तुम ये वाला पाथ ले रहे हो, उसके बाद ये पाथ लिए, उसके बाद ये पाथ लिए, चलो हम बोल रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट सेम है, भाई सेम है, ठीक। लेकिन जो तुम फ्रिक्शन यूज करोगे, फ्रिक्शन फोर्स यूज करोगे बेटा, क्या इस पाथ का जो म्यू आएगा वो क्या सेम आएगा क्या? अगर इसका μ1 है तो इसका μ2 आएगा, इसका μ3 आएगा। मतलब कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो आएगा वो हर एक पाथ के लिए अलग होगा। तो भाई कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर अलग है, तुम एक ही सेम टाइप का नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फ्रिक्शन लगा रहे हो यहां पे, तो भी तुम्हारा जो फ्रिक्शन की वैल्यू होगी, फोर्स की जो वैल्यू होगी, वो तीनों ही पाथ के केस में अलग अलग हो जाएगी। भाई डिस्प्लेसमेंट सेम है लेकिन आपका जो फोर्स है वो डिफरेंट आ रहा है, तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। इसी वजह से वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पे डिपेंड करता है बेटा, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट पाथ लोगे तो वर्क डन भी अलग अलग आ जाएगा। कंजर्वेटिव में ऐसा नहीं था, जो कंजर्वेटिव में था उसका उल्टा यहां पर दिखेगा आपको। दूसरी बात जो हमने कंजर्वेटिव में बताया कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है इन अ क्लोज्ड पाथ, इन अ क्लोज्ड पाथ, वो आपका जीरो होता है। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव के केस में क्लोज्ड पाथ में वर्क डन जीरो नहीं होगा बेटा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है।